Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IDJI, NEET and for 11th and 12th as well. और आज के सुपर अमेजिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज की जो जर्नी है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स. क्या हेडिंग पड़ेगी? टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स. एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट. क्या होता है कि जीवन में दो तरह के टेलीस्कोप्स आते हैं. एक होते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, दूसरे रहते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स. दो तरह के टेलीस्कोप्स आते हैं. एक रहते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी आई रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है. क्या बोला? रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग. एक्चुअली में अभी तक हम लोग जो भी टेलीस्कोप्स पढ़े हैं, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल हो, टेरेस्ट्रियल हो या फिर गैलीलियन हो, ये सारे के सारे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स थे. क्या बोला? ये जो हम लोग अभी तक तीनों के तीनों टेलीस्कोप्स पढ़े हैं, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो या फिर गैलीलियन टेलीस्कोप हो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स थे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स. क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी टेलीस्कोप्स डिस्कस किए हैं उनमें लेंसेज यूज होता था, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर आईपीस हो. लेंस का काम क्या होता है? रिफ्रैक्शन करना. मिरर का काम क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना. ठीक है भाई. लेंस क्या करता है? रेज को रिफ्रैक्ट कराता है. ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं इनमें साहब मिरर का यूज होता है. किसका? मिरर का यूज होता है. मिरर का काम होता है क्या? रिफ्लेक्ट कराना. तो अभी तक हम लोग जो भी टेलीस्कोप्स पढ़े थे, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल या गैलीलियन, दे वर एक्चुअली में रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स जिनमें हम लेंस यूज करते थे. तो सवाल आया, व्हाई डू वी नीड दिस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स? जब ऑलरेडी हम बना चुके हैं यार रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो हमें इनकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? मतलब क्या हमारा इनसे मन नहीं भर रहा था? है कि नहीं? मतलब क्या प्रॉब्लम आई? तो देख, कहानी ऐसी है कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स के साथ सब कुछ अच्छा था. रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की मैग्नीफाइंग पावर बहुत शानदार थी, रिजॉल्विंग पावर बहुत बेहतर थी, सारी चीज़ें अच्छी थी. बट इनके साथ कुछ कुछ सर्टेन लिमिटेशंस थी, कुछ डिफ़िकल्टीज थी, कुछ ड्रॉबैक्स आए, कुछ डिसएडवांटेजेस आए. वो क्या क्या लिमिटेशंस रही, क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहे, वही हम लोग आज के लेक्चर में डिटेल में एलाबोरेट करके डिस्कस करने वाले हैं. सब लोग लिखें थोड़ा सा. In order to collect a huge amount of light, the objective lens must be made up of large aperture. In the next line, आगे लिखें. The problems associated with large aperture objective lenses are मतलब in the next line में आ जाएं. In the next line, point number 1. पॉइंट नंबर 1 में क्रोमेटिक एबरेशन, ऐसे ही लिखते चल, लिख ले फिर उड़ा देता हूँ. पॉइंट नंबर 1 में लिखें क्रोमेटिक एबरेशन. पॉइंट नंबर 2 में स्फेरिकल एबरेशन. पॉइंट नंबर 3 लिख ले मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट. पॉइंट नंबर 4 लिख ले हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, मीन्स टू मच एक्सपेंसिव. पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिख ले मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्टीज.
देखो सबसे पहले तो तुम लोग ये याद रखो कि किसी भी टेलीस्कोप में दो लेंसेस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव दूसरा आईपीस। दोनों के रोल क्या हैं ये अपने को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का जो रोल होता है, इट इज़ जस्ट टू कलेक्ट लाइट, ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, अच्छी खासी लाइट कलेक्ट करें। इसलिए तुम लोगों ने नोटिस किया होगा जितने भी टेलीस्कोप्स होते हैं उनमें हम ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर है आईपीस से कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज रखते हैं। अपर्चर जितना ज़्यादा मतलब समझ में आ रहा है उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्टेड रेस आएंगी, उतनी ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा, इमेज की जो इंटेंसिटी होगी उतनी शानदार होगी। समझ में आ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव का एक ही ऑब्जेक्टिव क्या बोला, ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट। आईपीएस का जो ऑब्जेक्टिव है, आईपीएस का जो पर्पस है, इट इज़ टू मैग्नीफाई द इमेज। आईपीएस जो होता है ना वो इमेज को मैग्नीफाई करता है, ऑब्जेक्टिव नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ लाइट इकट्ठा करता है, बहुत सारी ढेर सारी लाइट अपने फोकस पे इकट्ठा कर लिया, बढ़िया इमेज बना दिया, ब्राइट इमेज बना दिया, इंटेंसिटी अच्छी खासी कर दी। आईपीस का जो रोल होता है, आईपीस क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाई करता है। एक एक पॉइंट ध्यान समझ, है ना। टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। एक एक पॉइंट ध्यान समझ, कई सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे, मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। ऑप्टिक्स मजा मजा, ठीक है। आ जाए। तो भाई साहब ऐसा है क्या बोला कि साहब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसका साहब एक ही रोल होता है, जस्ट टू कलेक्ट लाइट, ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट। और साहब जो आईपीस आप लगाते हो इसका साहब जो पर्पस होता है ये एक्चुअली में मैग्नीफिकेशन जनरेट करता है, टू मैग्नीफाई द इमेज। क्या बोला, टू मैग्नीफाई द इमेज। इसलिए किसी भी टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर है इट मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना बड़ा है उतना ही बेहतर है। ध्यान समझे क्या बोला, टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट। जो अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इट मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल। भाई देखो ऐसा है कि जब बहुत सारी लाइट आप एक जगह पे कलेक्ट करोगे, एक जगह पे इकट्ठा करोगे, तभी तो हमारी जो इमेज है उसकी शाइनिंग, उसकी चमक, उसकी ब्राइटनेस, उसकी इंटेंसिटी उतनी तोड़ू होगी। मान ले यार जो लाइट आ रही है आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, तो यार इंटेंसिटी ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट जाएगी एक्चुअली। तो आपकी जो फाइनल इमेज आएगी उसमें मज़ा नहीं आएगा, डल इमेज बनेगी, बहुत इंटेंस इमेज नहीं बनेगी, बहुत ब्राइट इमेज नहीं बनेगी, चमकदार इमेज नहीं बनेगी, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आया तुम लोगों को। इधर देख, एवरीवन सी दिस। जैसे मान ले यार है ना बहुत सारी लाइट आ रही है, लेकिन ये भाई साहब कई सारे इमेजेस बना दे रहे हैं, लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। कुछ लाइट यहाँ पे गिरी है कि नहीं, कुछ लाइट वहाँ पे गिरी, तो यार उसने कई सारी मान ले इमेजेस बना दी। तो यार जो लाइट आ रही थी वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो यहाँ से कई सारी इमेजेस बन जाएंगी, इमेज की इंटेंसिटी काफ़ी डल हो जाएगी। अभी भी मज़ा नहीं आया। जैसे मान ले यार एक, जैसे अभी तुम लोग अपने अपना स्टडी रूम में बैठे हो, है कि नहीं। जैसे मान ले तुम्हारा से 10 बाई 10 का स्टडी रूम है, 10 फीट बाय 10 फीट, कितना है मतलब है कि नहीं। और उसमें यार एक छोटा सा तुमने बल्ब लगा रखा है, छोटी सी एलईडी लगा रखी है, लेट से 10 वॉट की मान ले एलईडी तुमने लगा रखी है। तो यार वो जो 10 वॉट की एलईडी है तुम्हारे 10 बाई 10 के रूम के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट छोड़ मोर देन सफिशिएंट है, अच्छी खासी लाइट तुम्हें मिल रही है ना। फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। मॉड्यूल के जो लेटर्स हैं वो अच्छे से है ना देख रहे हैं तुम्हें, है ना, क्लैरिटी के साथ देख रहे हैं, अच्छी खासी इमेज दिख रही है। अब जैसे मान ले मैं बोलता हूँ कि यार वही जो 10 वॉट की एलईडी है उसको अपने 10 बाई 10 के स्टडी रूम से निकाल बड़े से हॉल में लगा दे। मान ले यार हॉल है तुम्हारे पास 50 बाई 50 का, कितना है 50 फीट बाय 50 फीट का, मतलब 2500 स्क्वायर फीट का हॉल है, अच्छा खासा मतलब है ना, लार्ज हॉल है। उस हॉल में जाके 10 वॉट का छोटू सा एलईडी चिपका दे है कि नहीं, राइट।
ठीक है। और उस हॉल में मान ले मैं बोलता हूँ यार जेई मेंस का पेपर होने वाला है कि नहीं, बच्चे बैठने वाले हैं, तो दिखेगा नहीं यार, है कि नहीं, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा एरिया कवर करना है इसी छोटू से बल्ब को। तो यार बल्ब से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, लाइट हॉल के हर एक कोपचे में चली गई, हर एक कॉर्नर में चली गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लाइट का। तो वहां पे इंटेंसिटी अच्छी खासी नहीं मिलेगी। अब फील आई? वही गानी यहां पे हो रही है। हम चाहते हैं ऑब्जेक्टो लाइट इकट्ठा करे, लेकिन एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इकट्ठा करे, तो वहां से जो फाइनल इमेज बनेगी अच्छी खासी ब्राइट इमेज मिलेगी, इंटेंस इमेज बनेगी, चमकदार इमेज बनेगी, मतलब जिसको देख के यार दिल खुश हो जाएगा, है कि नहीं? समझ मारा ना, मस्त है यार, है कि नहीं, समझ मारा ना। अब हुआ क्या, अगर आप चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस है ये एक सिंगल पॉइंट पे बहुत सारी लाइट इकट्ठा कलेक्ट कर ले, एक साथ बहुत सारी अमाउंट ऑफ लाइट एक साथ इकट्ठी कर ले, तो उसके लिए हमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका लार्ज अमाउंट ऑफ अपर्चर रिक्वायर्ड होगा, बहुत बड़ा सा लेंस लगेगा। भाई आप सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं, आप जितना बड़ा अपर्चर रखेंगे क्या इमेज की इंटेंसिटी उतनी शानदार होगी? क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, याद कर, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंसेस, क्या इंटेंसिटी ऑफ इमेज इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ अपर्चर ऑफ द लेंस। ये सुनो क्या बोला, इमेज की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है टू द एरिया ऑफ अपर्चर। आपका जो लेंस है उसका ये जो अपर्चर है जितना लार्ज है ठीक है, ये जो अपर्चर है जितना लार्ज है, तो ये लेंस जो इमेज बनाएगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी उतनी शानदार होगी। तो ठीक है भाई, हमें इंटेंसिटी बढ़ानी थी, तो हमने क्या किया यार, ऑब्जेक्टों का अपर्चर बहुत बड़ा बना दिया। अब जैसे ही आपने अपर्चर बहुत बड़ा बनाया, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। ध्यान सुनना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आ गए। कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए वही हम लोग आज के इस लेक्चर में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसे ही आपने लार्ज अपर्चर लिया तो लार्ज अपर्चर के साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए, बहुत सारे लिमिटेशंस आ गए, बहुत सारे डिफिकल्टीज आ गए। क्या क्या डिफिकल्टीज आए एक एक करके ध्यान से समझें, ठीक है। वही तुम लोगों को लिखाया हुआ है, इन ऑर्डर टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट द ऑब्जेक्टिव लेंस मस्ट बी ऑफ large aperture and the problems associated with large aperture objective lens बहुत सारे, I mean there are so many difficulties। कौन कौन से difficulties आई एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, जो तुम लोगों को लिखा दिया है। क्रोमेटिक अबरेशन, स्फेरिकल अबरेशन, मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या, मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज। क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। तो चर्चा जो है पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है। वेरी फर्स्ट डिफिकल्टी, जो पहला साहब डिसएडवांटेजेस आया, जो पहला डिसएडवांटेज आया रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स का, ठीक है। ये सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, कि डायरेक्टली तो मैं पूछ लेगा, राइट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, ठीक है। या क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं फॉर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये जो टॉपिक है ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझते चलें। तो शुरुआत करते हैं सब क्रोमेटिक अबरेशन से। क्रोमेटिक जो वर्ड आया ये बेसिकली क्रोमा से आया
क्रोमा समझते हो? ये क्रोमा नहीं यार, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वो वाला नहीं क्रोमा है। ठीक है, ये क्रोमा। क्रोमा मतलब विच डील्स विथ कलर एक्चुअली। क्रोमा मतलब दैट डील्स विथ कलर्स एक्चुअली। तो हम सबको पता है यार, क्या किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इट इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर, फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इट इज मिनिमम फॉर वायलेट कलर, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लेंस, चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो। ठीक है, तो अगर आपके पास लेंस है तो यार पक्की बात है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे फोकल लेंथ होंगे, मतलब वो लेंस एक ही ऑब्जेक्ट के कई सारे इमेजेस बना देगा। एक एक डिफिकल्टी को, एक एक लिमिटेशन को बहुत ध्यान से पकड़ना है। देख, ये मान लें आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और आप हम सबको पता है कि जो टेलीस्कोप होता है इट इज जनरली यूज्ड टू व्यू लार्ज एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दूर का ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, चंदा मामा देख रहे हो, है कि नहीं? जुपिटर चाचा देख रहे हो, है कि नहीं? तो चंदू मामा से आने वाला जो लाइट इधर देख, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है? चंदा मामा है। मतलब ऑलमोस्ट इन्फिनिटी बैठा है। इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब दोस्त ये क्या है? व्हाइट लाइट आ रही है, सनलाइट है ना रे, व्हाइट लाइट है, कंपोज ऑफ ऑल द 7 कलर्स, सब कुछ है उसमें, विबग्योर है पूरा। व्हाइट लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है कि नहीं? तो व्हाइट लाइट से, ठीक है, जब आप टेलीस्कोप को यूज करोगे तो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट कलर की डिफरेंट डिफरेंट बैंडिंग होगी। रेड की जो बैंड है साहब थोड़ी सी कम बचती है, दूर जाके मिलता है, यस और नो। वॉयलेट की जो बैंड है वो थोड़ी ज़्यादा बचती है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्पर्सन में, यस और नो। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म जब हम लोग कर रहे थे वहाँ पे डिस्कस किया। वॉयलेट कलर की जो बैंड है साहब थोड़ी सी ज़्यादा बच जाती है कि नहीं? तो रेड यहाँ पे, वॉयलेट यहाँ पे। मतलब यार थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सोचें तो जो टेलीस्कोप है यार ये कर क्या रहा है? ये एक ही ऑब्जेक्ट के कई सारे इमेजेस बना रहा है, 7 इमेजेस बनाएगा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ऑब्जेक्टो क्या किया? एक ही ऑब्जेक्ट का, लेकिन यार बहुत सारे इमेज बना दिया। पूरा विबग्योर बैठा है, पूरा लाइन लगा के विबग्योर, 7 इमेजेस हैं। बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। क्लियर है? एक एक करके छापते चलें, फिर हम लोग मूव करेंगे स्फेरिकल ऑपरेशन पे। एफ आर इज मैक्सिमम, हम सबको पता है। एफ ई इज मिनिमम, है कि नहीं? दिस इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर रेड कलर एंड दिस इज दैट फॉर वायलेट कलर, यस नो। एफ आर मैक्स होता है, एफ ई लीस होता है। अरे पैरेलल कहाँ मिलती हैं? फोकस में मिलती हैं, है कि नहीं? दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर रेड कलर, दिस दैट फॉर वायलेट कलर। दूसरी डिफिकल्टी पे आते हैं, दूसरे लिमिटेशन पे आते हैं, दूसरे ड्रॉबैक पे आते हैं। क्या? स्फेरिकल ऑपरेशन। किसकी चर्चा होगी? स्फेरिकल ऑपरेशन की। तो हम सब यार पढ़ चुके हैं डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस में। अब तो टेस्ट भी हो चुका है कि नहीं? सो स्फेरिकल ऑपरेशन बेसिकली अकर्स बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल नेचर ऑफ द लेंस। लेंस के स्फेरिकल नेचर की वजह से ये जो डिफेक्ट है वो अराइज होता है। कई जगह ऐसे डिटेल में चर्चा करते हैं, लाइक एवरीवन सी दिस। आपने ऑब्जेक्टों का अपर्चर जैसे ही बढ़ाया, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है दोस्त वो यही होने लग जाती है। क्या? स्फेरिकल ऑपरेशन की। कैसे कैसे होती है थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं सिंस टेलीस्कोप को हम यूज़ करते हैं टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, चंदू मामा को देख रहे हैं, है कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट इन्फिनिटी बैठा है, इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देख यहाँ पे क्या शानदार गेम हो रहा है। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं अ थिन स्फेरिकल लेंस इट इज सपोज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल नंबर ऑफ थिन प्रिज्म्स। इस तरह के प्रिज्म्स whose refracting angles decrease as we move from edges towards optical center। ये प्रिज्म है ना दोस्त, ये देखिए, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है।
लेकिन इन प्रिज्म के साथ गेम क्या हो रहा है यार, इनके जो रिफ्रैक्ट एंगल घट रहे हैं, सबसे ज़्यादा एंगल आपको यहाँ मिलेगा, फिर धीरे धीरे धीरे, और जैसे ही आप ऑप्टिकल सेंटर के पास आएंगे ऑलमोस्ट सरफेस फ्लैट हो गए, इनके बीच का जो एंगल है वो जीरो हो गया। थिन प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डिवीजन पड़ता है वो ये पड़ता है। तो यहाँ पे दो तरह की रेस हैं, एक पैराक्सियल है, दूसरी मार्जिनल है। जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी क्लोज होती हैं, काफ़ी करीब होती हैं, उनको हम बोलते हैं पैराक्सियल रेस। जो रेस थोड़ी सी दूर होती है उनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेस। दीज आर मार्जिनल रेस, है कि नहीं। और ये सब पैराक्सियल हैं, ये क्या हैं, पैराक्सियल रेस। मार्जिनल रेस में क्या दिक्कत आती है, ध्यान से देखें, ये जो मार्जिनल रेस हैं ये हिट कर रही हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिंग एंगल वाले प्रिज्म को। यहाँ पे जो प्रिज्म का एंगल है वो सबसे ज़्यादा है, ये ज़्यादा होने की वजह से इनका डेविएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनकी बैंड सबसे ज़्यादा बचती है, और बैंड ज़्यादा बजने से ये यार जल्दी मीट कर जाती हैं। ये जो मार्जिनल रेस है ना, दे आर फोकस नियर द लेंस। ऑन द अदर साइड पैराक्सियल रेस के लिए क्या होता है, जो प्रिज्म का एंगल है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, टेंडिंग टू जीरो हो जाता है, तो इन रेस का डेविएशन बहुत कम होता है, तो दूर जाके वो फोकस होती हैं। These para-axial rays, they are focused far away from the lens. ये सबसे बड़ी दोस्त डिफिकल्टी है। जैसे ही आपने ऑब्जेक्टों का अपर्चर बढ़ाया, आपके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्या, स्फेरिकल एबरेशन की। छोटा सा यार अगर आपके पास लेंस है तो हम मान के चल सकते हैं यार सारी की सारी रेस ऑलमोस्ट करीब करीब पैराक्सियल हैं, तो सारी की सारी करीब करीब एक ही पोजीशन पे फोकस हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आपने बहुत सारी लाइट इकट्ठा करने के लिए ऑब्जेक्टों का अपर्चर बहुत बड़ा किया, तो यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बिगेस्ट डिसएडवांटेज, बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज दिस प्रॉब्लम, स्फेरिकल एबरेशन। छोटा है यार तो मान के चल सकते हो यार सारी की सारी पैराक्सियल है, छोटू सा है यार, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप स्फेरिकल एबरेशन का जो डिफेक्ट है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट छोड़ो इग्नोर मार सकता है। यहाँ पे यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। बड़ा है ना रे, हाँ कितना बड़ा है पता है 10 मीटर का डायमीटर है रे। क्या बोला, ठीक सुना तुमने, 5 मीटर का डायमीटर है, 10 मीटर का डायमीटर है, इग्नोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पैराक्सियल अलग फोकस हो रही हैं, मार्जिनल रेस अलग फोकस हो रही, और ऑफकोर्स बीच वाली जो रेस हैं यार वो तो है ना अलग ही तबाही मचाएंगी। मतलब यार एक बात बताओ, हम टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं चंदू मामा को देखने के लिए, एक ही कलर का, आप कलर छोड़ दे, मान ले मैं सिंगल लैम्डा का लाइट डाल देता हूं एक ही वेवलेंथ की वजह से, लेकिन अलग अलग रेस की वजह से एक ही ऑब्जेक्ट का टेलीस्कोप यार अलग अलग इमेज बना रहा है, भारी प्रॉब्लम हो गई। समझ रहा ना कितनी बड़ी डिफिकल्टी है। मैंने यहाँ पे लैम्डा की प्रॉब्लम खत्म कर दी, एक ही लैम्डा का लाइट डाला, लेकिन अलग अलग रेस की हेल्प से एक ही लेंस एक ही ऑब्जेक्ट के, ये देख बहुत सारे इमेज बना रहा है, ये ले। तो जो इमेज मिल रही है इट इज कलर्ड एंड ब्लर्ड, जो इमेज बन रही है इट इज कलर्ड एंड ब्लर्ड। कलर्ड इसलिए क्योंकि क्रोमेटिक एबरेशन है, क्रोमेटिक एबरेशन में यार यही तो होता है कि नहीं। रेड अपना कहीं और इमेज बना रहा है कि नहीं, वायलेट अपना कहीं और बना रहा है, ऊपर से ये स्फेरिकल एबरेशन ठीक है, वो कई सारे, तो कलर्ड इमेज बन रही है क्रोमेटिक की वजह से, ब्लर्ड इमेज बन रही है स्फेरिकल एबरेशन से। मतलब आप एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहे हो टेलीस्कोप से, यार बहुत सारे इमेजेस बन गए, भारी दिक्कत आ गई। तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल एबरेशन। छापते चलें। मैकेनिकल सपोर्ट, क्या बोला, एक्चुअली में क्या है, बहुत सारी लाइट कलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टों का जो अपर्चर है बहुत बड़ा लेते हैं, तो यार लेंस तुम्हारे पास बहुत बड़ा होगा, तो उसको संभालने के लिए यार अच्छा खासा अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ लार्ज मैकेनिकल सपोर्ट इज नीडेड, है कि नहीं। हल्का फुल्का छोटू सा कॉन्वेक्स लेंस तो है नहीं कि जहाँ चाहे चिपका दे, है कि नहीं, छोटू सा तो यार पॉकेट में रख ले, है कि नहीं। राइट बड़ा बड़ा अगर तुम्हारे पास मान लो जो सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप आया इन दिस इंटायर यूनिवर्स, वो एक्चुअली में अभी यूएस में रखा हुआ है, और उसका डायमीटर है करीब करीब 10 मीटर। कितना है डायमीटर, 10 मीटर। 10 मीटर यार डायमीटर बहुत बड़ा होता है कि नहीं। तो आप सोच 10 मीटर मतलब इतना बड़ा लेंस होगा ऑब्जेक्ट,
उसको यार होल्ड करने के लिए कितना लार्ज मैकेनिकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है यार, इतना बड़ा बड़ा लेंस, है ना, देखोगे तो यार उसको, है ना, सपोर्ट करने के लिए अच्छा खासा तुम्हें मैकेनिकल सपोर्ट नीडेड होगा। तो लार्ज मैकेनिकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, है कि नहीं। तो ये भी एक तरह की लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, डिफिकल्टी है एसोसिएटेड विद दिस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई, नेक्स्ट डिफिकल्टी आई, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या आया? प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब तुम्हें इतना भारी भरकम सा यार, है ना, लेंस बनाना है, ठीक है, दो दो सरफेस तुम्हें निकालने हैं, बहुत सारा इसमें ग्लास भरेला है कि नहीं। तो यार प्रोडक्शन कॉस्ट तो अच्छी खासी बैठेगी, है कि नहीं। इट इज़ मतलब टू मच एक्सपेंसिव एक्चुअली, इट इज़ नॉट वेरी मच इकोनॉमिकल। तो ये एक बहुत बड़ा है कि नहीं, इट इज़ टू एक्सपेंसिव। क्लियर है, ऐसा है। और आखिरी पॉइंट आया, क्या बोला? मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज। नहीं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज भी आती हैं भाई। छोटा मोटा अगर तुम्हें, है कि नहीं, कॉन्वेक्स लेंस बनाना है तो आसानी से बना सकते हो ठीक है, राइट। छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस है, कम रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें यार बनाना है 5 मीटर डायमीटर का। 5 मीटर समझता है कितना है यहाँ से वहाँ तक का। अच्छा, इसमें ऐसा तो होता नहीं है कि यार छोटे छोटे पार्ट बना के फिर उनको असेंबल कर दिया ये कोई कार थोड़ी है यार कि पार्ट्स लेके चले और जो है ना, शोरूम में उसको असेंबल कर दिया, इसे थोड़ी है ठीक है। उसमें जरा भी अगर, है ना ठीक है, जरा भी अगर बॉन्डिंग आएगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे तो फिर वहाँ पे फिर से डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यार छोटे छोटे पार्ट में तो प्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद उनको जाके चिपका दिया। क्लियर है। तो इतना भारी भरकम सा लेंस बनाने के लिए दो दो सरफेस यार बनाना है कि नहीं, इतना सारा ग्लास भरना है, और वो सिंगल वन पीस में तुम्हें, है ना, मैन्युफैक्चर करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज भी, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशंस भी रहते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं विच आर एसोसिएटेड विथ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। तो इतनी सारी लिमिटेशंस हैं, इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, तो इनको सॉर्ट आउट कैसे करें। तो जब जब इंसान पे विपत्ति आती है, जब जब अधर्म का पारा बढ़ता है कि नहीं तो कोई ना कोई रक्षक आके खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं, दुनिया का रक्षक आके खड़ा हो जाता है। और फिजिक्स में वो रक्षक कौन है? वो हैं हमारे श्री श्री 1008 न्यूटन सर, है कि नहीं। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, न्यूटन सर के पास हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। न्यूटन सर का स्लोगन क्या है तुम मुझे प्रॉब्लम दो, मैं उसका तुम्हें सलूशन दूंगा, ठीक है राइट। तो न्यूटन सर बोले मैं हूं ना, मतलब टेंशन ही लेने का, है कि नहीं। जितनी भी तुम्हारे पास डिफ़िकल्टीज हैं सारी की सारी ओवरकम हो जाएंगी, टेंशन मत ले ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हुई, क्योंकि इतनी सारी यार डिफ़िकल्टीज आ रही थी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की ठीक है। तो अब हम लोग मूव करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स पे। तो सब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में हम लोग दो तरह के टेलीस्कोप्स हैं जो पढ़ने वाले हैं। एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, दूसरा कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप है। कौन कौन से हैं सब? एक आए न्यूटोनियन टेलीस्कोप, दूसरा आया कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। क्या आया? कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। न्यूटन सर ने जो टेलीस्कोप बनाया तो ऑफ कोर्स उनके नाम से जाना जाएगा, उसको बोला गया न्यूटोनियन टेलीस्कोप।
बट ये जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप आया वो 100% यार परफेक्ट नहीं था। दुनिया में नथिंग इज परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट, है कि नहीं? हर चीज़ में, हर इंसान में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमेशा रहते हैं, हम सब में रहते हैं। ठीक है। तो न्यूटन साहब ने जो अपना टेलीस्कोप दिया वॉज नॉट 100% एक्यूरेट, 100% परफेक्ट नहीं था। उसको मॉडिफाई किया फर्दर एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम है कैसेग्रेन। कैसेग्रेन। अरे उनका नाम, अरे कैसेग्रेन, तो उनके नाम पे टेलीस्कोप का नाम रखा गया कैसेग्रेनियन। साइंटिस्ट का नाम क्या है? कैसेग्रेन। और उस टेलीस्कोप का नाम दिया गया कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। क्लियर है? तो पहले सब लोग कुछ पॉइंट्स लिखें इसमें। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में कुछ पॉइंट्स लिखें, 10 करते हैं फिर। राइट डाउन। इन केस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, the objective lens is replaced by a parabolic concave mirror. Parabolic concave mirror. In the next line, a spherical mirror produces spherical aberration, while a parabolic mirror does not produce spherical aberration. The next line, next point में तुम लोग एक हेडिंग बना लो, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ पैराबोला। क्या हेडिंग पड़ेगी? रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ पैराबोला। एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, incident parallel to the axis of parabola always passes through its focus after reflection. तो सबसे पहले तो ये बात समझने की कोशिश करें कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, जितने भी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं, उनमें हम ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस करा देते हैं। ध्यान से सुने, ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस करा देते हैं बाय अ पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। जितने भी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं उनमें साहब हम ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह यूज करते हैं क्या? अ पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। पैराबोलिक क्यों यूज करते हैं उसकी चर्चा भी करेंगे, ठीक है। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्या कि साहब मिरर ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस हमें दे देता है जो डिफिकल्टीज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हो रही थी। वो कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स? तो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि साहब पैराबोलिक कॉनकेव मिरर ही हम क्यों लेते हैं? व्हाट इज द रीजन? मतलब स्फेरिकल कॉनकेव मिरर हम क्यों चूज नहीं करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने। देख क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जो स्फेरिकल एबरेशन का डिफेक्ट होता है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, बोर्ड्स में भी पूछ सकता है तुमसे कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स व्हाई डू वी यूज पैराबोलिक मिरर्स इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल मिरर्स? तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, बोर्ड्स में पूछ सकता है, तो ध्यान से पकड़ें क्या लॉजिक है। जैसे हम लोग लेंसेज में पढ़ते हैं ना कि लेंसेज में स्फेरिकल एबरेशन का डिफेक्ट होता है। क्या बोला कि सब मार्जिनल रेस कहीं मीट कर रही है कि नहीं, पार्शियल पैराक्सियल रेस कहीं और मीट कर रही हैं, लेंस एक ही ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेजेस बना रहा है। तो जैसे स्फेरिकल एबरेशन, ध्यान से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे स्फेरिकल एबरेशन लेंसेज में एग्जिस्ट करता है वैसा ही स्फेरिकल एबरेशन मिरर्स में भी एग्जिस्ट करता है। पॉइंट ध्यान से पकड़। जैसे कि इधर देख ध्यान से,
मान लो पैराक्सियल रेस हैं, ये अगर हिट करती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये थोड़ा दूर जाके मीट करती हैं, दे आर फोकस्ड अवे फ्रॉम द मिरर, दे आर फोकस्ड फार अवे फ्रॉम द मिरर, ये थोड़ा सा दूर जाके फोकस हो जाती हैं इस तरह से, यहाँ कहीं इमेज बनाती हैं। ऑन द अदर साइड जो मार्जिनल रेज हैं थोड़ा सा दूर वाली हैं राइट, इनकी बैंड थोड़ी सी ज़्यादा बच जाती है, ये जल्दी मीट कर जाती है, ये यहाँ कहीं इस तरह से मीट कर जाती है, ये यहाँ कहीं मीट कर जाती है, और बाकी की जो रेज हैं वो इन बिटवीन पैराक्सियल एंड मार्जिनल मिल जाती हैं। मतलब यहाँ पे भी वही दिक्कत जा रही है जो दिक्कत आपको लेंस के साथ हो रही थी ठीक है, मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन डिफरेंट तरह की रेज की वजह से, डिफरेंट टाइप ऑफ रेज की वजह से एक ही ऑब्जेक्ट के लेकिन अलग अलग इमेजेस मिल रहे हैं। तो इसमें तो यार कोई पर्पस सॉल्व हुआ ही नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप स्फेरिकल अगर मिरर यूज़ करते हैं तो यार हमेशा उसका अपर्चर छोटा रखें, अदरवाइज हमेशा आपको ये डिफ़िकल्टी मिलेगी, ये दिक्कत है। हाँ, अगर आपका अपर्चर छोटा है, जैसे मान ले सिर्फ मैं इतना ही सा लेंस लेता हूँ, तो यार मार्जिनल रेस यहाँ पे कट ऑफ हो गई, खत्म कहानी। मान ले मैंने छोटू सा मिरर ले लिया तो सारी की सारी रेज यार अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट करीब पैराक्सियल बन जाएंगी। तो पक्की बात है एक ही तरह की रे है तो यार एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी, खत्म कहानी, ये दिक्कत है। तो हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है एसोसिएटेड विद लार्ज अपर्चर ऑफ मिरर। अगर आप मिरर का अपर्चर लार्ज लेते हैं तो ये बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। तो अगर आप मिरर यूज़ कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करें छोटे से छोटा अपर्चर का मिरर यूज़ करें। तो छोटे अपर्चर के साथ ये वाली जो डिफ़िकल्टी है ये एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं ये डिफ़िकल्टी परमानेंटली ख़त्म हो जाए। हाँ, ये सोल्यूशन है उसका कि साहब इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्फेरिकल मिरर वी यूज़ पैराबोलिक मिरर्स। अब ऐसा क्यों, क्या है, आओ डिटेल में चर्चा करता हूं। ये सब था फॉर स्फेरिकल मिरर, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर जो कि प्रोड्यूस कर रहा है डिफेक्ट ऑफ स्फेरिकल अबरेशन। भाई उसका नाम ही है स्फेरिकल अबरेशन। स्फेरिकल अबरेशन अकर ही करता है, इट अकर्स बिकॉज ऑफ स्फेरिकल नेचर ऑफ लेंस और ऑफ मिरर। तो लेंस में भी होता है, मिरर में भी होता है, और इसको इस तरह से फील भी कर सकते हैं कि यार पैराक्सियल रेस दूर जाके क्यों मीट कर रही हैं। यहाँ पे आते आते लेंस ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है यार, तो रेस ऑलमोस्ट सीधी जा रही है और सीधी जाके वापस आएगी, तो बहुत दूर जाके ये पैराक्सियल रेस मीट करती हैं। हवा नहीं लगी, इधर देख, एवरीवन सी दिस, क्या बोला, इसको ऐसे समझें कि यार यहाँ पे ना फॉर पैराक्सियल रेस बिल्कुल यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फ्लैट हो गया है। तो यार जहाँ से आई ऑलमोस्ट नॉर्मली ये बाउंस बैक कर गई, जैसे ही आई नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट कर गई, तो बहुत दूर जाके मीट करती हैं। ये फंडा होता है, इसलिए पैराक्सियल रेस थोड़ा सा दूर मिल जाती हैं और जो मार्जिनल हैं वो थोड़ा सा पास मिल जाती हैं, ऐसा है, ये फंडा है। क्लियर है। इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए वी यूज पैराबोलिक मिरर्स। तो पैराबोला की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तुम लोगों को मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने, क्या बोला, बेसिक बातें मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए पैराबोला है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, समझ लें। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलता है, वर्टेक्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, ऑरिजिन 0 0। इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ पैराबोला, क्या है सब, एक्सेस ऑफ पैराबोला। यहाँ कहीं इसका फोकस होता है, दिस द फोकस, उस कोऑर्डिनेट्स आर a, 0 एंड दिस डिस्टेंस इज a, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला इज a। ये जो जेई वाले बच्चे हैं वो पढ़ चुके होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोनिक सेक्शन में, पैराबोला की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक पॉइंट समझ ले। इधर देख, अच्छा यहाँ कहीं इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है, क्या है, इसको बोलता है डायरेक्ट्रिक्स। कहाँ पे होता है, x बराबर -a पे, क्या बोला, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -a। आसान भाषा में ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स क्या होता है a।
मतलब पैराबोला की एक्चुअली में डेफिनेशन ये आती है, थोड़ा सा तुम लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ कि पैराबोला इज बेसिकली लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from focus and directrix it is always same समझ में आ रहा ना क्या बोला? पैराबोला साहब उन सारे के सारे पॉइंट्स का लोकस है। किन पॉइंट्स का? ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिनका दो फिक्स पॉइंट्स से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। कहाँ कहाँ से? एक डायरेक्ट्रिक्स से और दूसरा फोकस से। समझ में आ रहा है ना? पैराबोला उन सारे के सारे पॉइंट्स का लोकस होता है जिनका दो फिक्स पॉइंट्स से जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर बराबर रहता है। कहाँ कहाँ से? जितना डिस्टेंस फोकस से उतने डिस्टेंस वर्टेक्स से। ये थोड़ा सा मतलब इस तरह से बनेगा एक्चुअली, ठीक है? बाकी भावनाएं थोड़ा सा अच्छे समझें। पैराबोला उन सारे के सारे पॉइंट्स का लोकस होता है जिनका दो फिक्स पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। कहाँ कहाँ से? फोकस से जो डिस्टेंस है और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहता है। पहले इतना छापा है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी तुम लोगों को बताता हूँ। ये रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला ये बोलती है कि एनी रे ऑफ लाइट, ये मान ले पैराबोलिक मिरर है, क्या है सब? एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको बोलता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये पैराबोलिक मिरर है, इट्स नॉट अ स्फेरिकल मिरर ये कैसा है? पैराबोलिक शेप में मिरर है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। सो एनी रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग पढ़ चुके होंगे, जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हिट करती है इधर उधर से पास करने की कोशिश नहीं करती है, एग्जैक्ट फोकस से पास करती है। ये फोकस है, ये फोकस है। ये तुम लोग मैथ्स में प्रॉपर्टी पढ़े होगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कॉनिक सेक्शन में। क्लियर है? जो भी रे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला हिट करती है वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करती है उसके फोकस से, A0 यहां से। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैराबोलिक मिरर ओवर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से हमें जो डिफिकल्टी हो रही थी, स्फेरिकल मिरर क्या कर रहा था? डिफरेंट डिफरेंट रेस को डिफरेंट लोकेशंस पे कन्वर्ट करा रहा था, मार्जिनल जल्दी और पैराक्सियल थोड़ा सा दूर में। ये जो डिफिकल्टी थी, ये जो लिमिटेशन थी वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गई, ये ख़त्म कर दी पैराबोलिक मिरर ने। उसका लॉजिक ये है, यहाँ पे पैराबोला में क्या होता है? डिफरेंट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट हो जाता है। ये तो क्या है यार, स्फेरिकल है कि नहीं? उसके हर एक पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे रेस को एग्जैक्टली फोकस पे लाके कलेक्ट कर देता है। जो भी आप लाइट डालोगे बहुत बढ़िया लाइट आपको इंटेंसिटी की मिल जाएगी। कहाँ पे? फोकस पे। सारी रेस वहीं पे कन्वर्ज कर रही हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, कि in case of reflecting type telescopes why we use parabolic mirror instead of using spherical mirror। तो ध्यान रखें, any parabolic mirror it does not produce spherical aberration। क्या बोला? जो parabolic mirror है, this is a parabolic mirror, it does not produce क्या? स्फेरिकल एबरेशन। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गई है। पहले इतना छापें। तो अब हम लोग फटाफट से एक कंपैरिजन कर लेते हैं इन बिटवीन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। जो प्रॉब्लम्स, जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो डिफिकल्टीज हो रहे थे, लिमिटेशंस थे रिफ्रैक्टिंग में, वो रिफ्लेक्टिंग में कैसे हमने ओवरकम किए। ठीक है, पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। क्या? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला डिफेक्ट क्या था वहाँ पे? क्रोमेटिक एबरेशन। क्या था? क्रोमेटिक एबरेशन। तो जल्दी से सोच के बताओ, क्या यार मिरर में हमें किसी भी तरह का क्रोमेटिक एबरेशन का डिफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा? क्रोमेटिक एबरेशन लेंस की प्रॉपर्टी रे, मिरर की थोड़ी प्रॉपर्टी। जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस किया बाय ऑब्जेक्टिव मिरर,
क्रोमेटिक एबरेशन की जो तकलीफ है परमानेंटली ख़त्म हो गई, ठीक है। अल्ट कंट्रोल डिलीट हो गया, मतलब परमानेंटली डिलीट हो गया ठीक है, समझ में आ रहा ना भाई। क्रोमेटिक एबरेशन किसकी वजह से होता है? लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/1 1/2, कॉशी फार्मूला। एक ही मीडियम का लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए आर आई चेंज होने की वजह से फोकल लेंथ चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से ये क्रोमेटिक एबरेशन का लेंसेस में डिफेक्ट आता था। मिरर में थोड़े ही डिफेक्ट आएगा रे कैसा होता रे मिरर का फोकल लेंथ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर पर डिपेंड करता है। मिरर का फोकल लेंथ सिर्फ और सिर्फ मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। खटैक, ये सुनो। तो जैसे ही आपने लेंस की जगह मिरर यूज किया, ये जो डिफिकल्टी है परमानेंटली खत्म हो गई। सेकंड पॉइंट पे आता है, दैट इज स्फेरिकल एबरेशन। तो साहब स्फेरिकल एबरेशन तो अभी भी हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जैसे ही आपने स्फेरिकल मिरर को रिप्लेस कराया बाय पैराबोलिक मिरर, स्फेरिकल एबरेशन का जो डिफेक्ट है कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया। क्या बोला? तो यहाँ पे साहब अपने को यूज करना पड़ेगा पैराबोलिक मिरर। क्या? पैराबोलिक मिरर। जो कैसी भी रेज हैं, जितना मर्जी आप बड़ा ले लें, जितना मर्जी लार्ज अपर्चर ले लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी थी लेंसेस में, चाहे स्फेरिकल मिरर में, वो यहाँ पे डिफ़िकल्टी ख़त्म हो गई है। जैसे मर्जी रेज ले लें, वो सारी की सारी एग्जैक्ट पैराबोला के फोकस पे ही कन्वर्ज करेंगी। तो जो ऑब्जेक्टिव है, राइट, वो सारी की सारी लाइट को अच्छे से इकट्ठा कर पाएगा, कलेक्ट कर पाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एग्जैक्टली एट इट्स फोकस। ठीक है, तो यार दूसरी भी समस्या ख़त्म कर दी हमने। ठीक है, क्या बोला? नो स्फेरिकल एबरेशन। नेक्स्ट डिफिकल्टी सब आई थी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में, मैकेनिकल सपोर्ट। क्या यार? मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा, लेंसेस में क्या होता है यार, भारी भरकम सा लेंस रहता है। मतलब उठा के देखा तुमने, अच्छा खासा वेट रहता है यार लेंस का। मतलब एक हाथ में लेंस ले, दूसरे हाथ में मिरर ले, है कि नहीं? तो जो मिरर वाला है वो थोड़ा भारी लगेगा, नहीं? जो जो लेंस वाला पार्ट है वो भारी लगेगा, जो मिरर है वो थोड़ा सा नहीं, लाइट वेट रहता है थोड़ा सा, ऐसा मतलब मेजर करके देखा है, वे करके देखा है, देखना कभी भाई। लेंस है यार, लेंस में दो दो सरफेस हैं और उसमें अच्छा खासा ग्लास भरेला है, ग्लास का यार अच्छा खासा वेट रहेगा। तो वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से लार्ज मैकेनिकल सपोर्ट वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। अब लेंस में क्या करना है यार, हल्का फुल्का तो है कि नहीं एक ही सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल ओनली स्मॉल मैकेनिकल सपोर्ट इज नीडेड, मैकेनिकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक ये भी जो डिफ़िकल्टी है वो ख़त्म हो गई कि बहुत बड़ा यार है ना, हमें मैकेनिकल सपोर्ट ज़रूरी नहीं होगा। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी हम लोग क्या पढ़े थे? प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो लेंस के केस में क्या था, रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में दो दो यार लेंसेस बनाना है, बहुत सारा ग्लास भरना है कि नहीं? तो इट वॉज टू मच एक्सपेंसिव एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, मिरर्स में क्या रहता है यार, एक ही सरफेस तो बनाना है और दूसरे में पॉलिश कर देनी है कि नहीं? तो इट इज़ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव एक्चुअली। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इट इज़ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, अगली पॉइंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशंस। तो भारी भरकम सा तुम्हारे पास लेंस है यार, अच्छा खासा है ना राइट, 10 मीटर डायमीटर, 10 मीटर यार बहुत बड़ा होता है कि नहीं? उसको मैन्युफैक्चर करना इट्स टू डिफ़िकल्ट एक्चुअली, बहुत मुश्किल रहता है ठीक है, ऐसा है, वो प्रोडक्शन इंजीनियर ही जानता है एक्चुअली, है ना, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़।
अच्छा यहाँ पे क्या करना है तो यार, तुम्हें एक ही सरफेस तो बनाना है, कोई ग्लास व्लास थोड़ी उसमें भरना है एक सरफेस बस बना दे, है कि नहीं, और बढ़िया से पेंटर को मार के, है ना पेंटिंग करा दे, है कि नहीं, राइट तो यहाँ पे इट इज़ ईजियर टू मैन्युफैक्चर, क्या बोला, टू इजी टू मैन्युफैक्चर। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, स्पेशली इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ध्यान रखें कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, है ना, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स ओवर रिफ्रैक्टिंग। तो दोनों का मैंने अलग अलग से बता दिया है। रिफ्रैक्टिंग में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, रिफ्लेक्टिंग में उसको हम कैसे कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे कैसे उनसे ओवरकम करते हैं। तो याद रखें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसा हमने देखा कि दो तरह के इसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स डिफाइन होते हैं। कौन कौन से? एक आया न्यूटोनियन। पहले चर्चा शुरू करते हैं न्यूटोनियन की। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, कैसा भी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होगा उसमें बाकी सारा सेटअप एज इट इज रहता है। सिर्फ ऑब्जेक्टों में कॉन्वेक्स लेंस को हम रिप्लेस करा देते हैं बाय अ पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव ही लगाना पड़ेगा ना, वो तभी तो यार कन्वर्ज करेगा। कॉन्वेक्स लगा देगा तो डाइवर्ज नहीं कर देगा है कि नहीं, ये फंडा है। लाइट आई और चलेगी लाइट आई और उसको इकट्ठा करना है, हमें कन्वर्जिंग मिरर लगाना पड़ेगा। वो काम, वो पर्पस सर्व कर रहा है कौन? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स तो यार पर्पस सर्व नहीं करेगा, उल्टा कर देगा। ठीक है भाई, तो बड़ा सिंपल सा सेटअप है। क्या सेटअप है? थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, है कि नहीं, नीचे यार जगह नहीं मिलेगी फिर। थोड़ा सा ऊपर इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझें, क्या सेटअप है। जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू मिरर्स। मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उसके दो यूनिट होते हैं। इसमें हम दो मिरर्स यूज़ करते हैं। क्या? एक तो ऑफकोर्स दिस इज पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, है कि नहीं। इसके अलावा एक और यूनिट होती है ऑब्जेक्टिव की, दैट इज दिस प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, थोड़ा समझें ध्यान से। पहले रे डायग्राम पकड़ें अच्छे से। सिंस हम टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, चंदू मामा को देखने के लिए जुपिटर चाचा को देखने के लिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बैठेला है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पैरेलल रेस हैं ये सब फोकस पे कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी। क्या करेंगी? फोकस पे ना कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी। फोकस पे कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी इस तरह से। कोशिश इसलिए करेंगी, एग्जैक्टली मीट इसलिए नहीं कर पाएंगी बिकॉज दीज रेज, दीज रिफ्लेक्टेड रेज, भाई कॉनकेव मिरर है, पैरेलल रेज कहाँ पे मीट करेंगी? इसके फोकस पे, है कि नहीं। लेकिन हमने बीच में रख दिया है ये प्लेन मिरर।
मतलब कॉनकेव मिरर का क्या ये जो वर्चुअल इमेज है ये क्या एक्ट करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस कॉनकेव मिरर, फॉर दिस प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर को ना एग्जैक्टली वर्टिकली नहीं रखते हैं, किसी एंगल पर रख देते हैं, किसी 45 डिग्री के एंगल पे इसको चिपका देते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं रखते हैं, किसी एंगल पर रख देते हैं। क्यों एंगल पर रख देंगे भी समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा रख देगा तो सीधा सीधा नहीं चिपका देगा रे ठीक है। आईपीएस हमारा यहाँ कहीं है, उस तक रेज ही नहीं पहुँच पाएंगे, इसे थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं। अभी रे डायग्राम के थ्रू अपने वो क्लियर होगा। पहले बात समझें, किसका इमेज है किसका ऑब्जेक्ट है, पहले वो पकड़, इधर देख। जो भी पैरेलल रेज हैं वो फोकस तक जाने की कोशिश करेंगे, बट दीज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज दे आर इंटरसेप्टेड बाय दिस प्लेन मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर का ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये एक्ट कर रहा है एज अ, ये जो वर्चुअल इमेज है ये एक्ट कर रहा है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर। और ये प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज बनाएगा वो यहां कहीं बनाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझें, इसको हम लोग जो है इसको हम जो है इस तरह से फील कर सकते हैं। किस तरह से, याद आया कुछ? याद करो, हम लोग प्लेन मिरर से जब इमेज बनाते हैं तो उस इमेज की यार प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़े थे, याद करो। प्लेन मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरह से बनाता है सो दैट लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट इमेज ये हमेशा प्लेन मिरर के नॉर्मल रहे, और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मेरा अपने पीछे इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा। क्या बोला फिर से समझाएं। प्लेन मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का इस तरह से इमेज बनाता है सो दैट लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट इमेज ये हमेशा मिरर के नॉर्मल रहे, प्लेन मिरर के नॉर्मल रहे, और जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट अपने पीछे इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बना देगा कैसे बनाएगा, थोड़ा समझें। असलियत में क्या है दोस्त, मिरर ना रेस को इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट कराएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा ही इधर देख, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं। तो ये जो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेस होंगी, ऐसी बहुत सारी रेस आएंगी, ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेस जहां पे मीट करेंगी दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। इसको थोड़ा सा आगे खींचते हैं, वेट, इसको थोड़ा सा आगे खींचते हैं। यहाँ पे आपका आईपीस रखा जाता है, यहाँ पे आपको आईपीस से मुलाकात होगी, दिस इज अवर आईपीस। और यहाँ से फाइनली जो रेज निकल के आती हैं ये फॉल करती हैं ऑन द आईज ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ कहीं अपना ऑब्जर्वर रहता है, अपना वही क्या छोटा सा आई लेके, है कि नहीं। असलियत में दिस इज द रे डायग्राम फॉर न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ये फंडा है। क्लियर है, फिर से समझ लें रे डायग्राम। देख, चाहे न्यूटोनियन टेलीस्कोप हो कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप हो, इन दोनों में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ इनका बेसिक प्रिंसिपल है और रे डायग्राम है। और यही अपने को बोर्ड एग्जाम्स में जनरली पूछता है कि क्या उसमें प्रिंसिपल है, क्या उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है, और उसका रे डायग्राम क्या है, बस इतना पूछता है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, ऐसा है, ठीक है। तो एक बार फिर से है ना, एक बार फिर से इसकी वर्किंग थोड़ा समझें। ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे सब दो यूनिट हैं, ये है पैराबोलिक कॉनकेव मिरर और ये है सब प्लेन मिरर। ये क्या है, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर एंड दिस इज प्लेन मिरर, ठीक। टेलीस्कोप को हम यूज कर रहे हैं टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो रे कैसी आती हैं, रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे जाएंगी, फोकस पे। फोकस पे जाती अगर ये प्लेन मिरर यहाँ पे नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड खींचा है क्योंकि बीच में दे आर इंटरसेप्टेड बाय दिस प्लेन मिरर एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, इस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पे रियल इमेज नहीं बना पाया है, वर्चुअल इमेज बनाया है। कॉनकेव का जो वर्चुअल इमेज है ये एक्ट कर रहा है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर। वर्चुअल मैंने क्यों बोला क्योंकि रेज वर्चुअली आ रही है ना, रियलिटी में तो नहीं आ रही है यार, है कि नहीं। रियलिटी में तो देख, ये ऐसा होता जब ऑब्जेक्ट से एक्चुअली में इंसिडेंट रेस आती, तब तो होता रे रियल ऑब्जेक्ट, वो तो वर्चुअली आ रही हैं ठीक है।
रेज जो है किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक्चुअली में थोड़ी ऑरिजिनेट कर रही है, एक्चुअली में करती तो इट वुड बी रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्चुअली आ रही हैं, इसलिए हमने बोला कि कॉनकेव मिरर का जो वर्चुअल इमेज है ये एक्ट कर रहा है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर। अच्छा, मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाएगा? सो दैट लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा इस मिरर के नॉर्मल रहेगा। क्लियर? और जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर अपने पीछे इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनाता है। यार ऐसे ही तो हम लोग पढ़े हैं, है कि नहीं? ये देख, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा मिरर का नॉर्मल, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है मिरर अपने पीछे इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा। एक्चुअली में क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये देख, ये रे आई, ठीक है, इस पे मारा खचाक, इसने मारा खचाक, मतलब इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, खचाक, बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी। ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मीट करेंगी, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल इमेज। और इस इमेज के बाद यहाँ पे इसका काम सिर्फ और सिर्फ लाइट कलेक्ट करना है। उस इमेज को मैग्नीफाई करने का काम किसका है? आईपीस का। ये फाइनली मैग्नीफाई कर देगा कि यार ये जो इंटरमीडिएट इमेज आई है इसको हम रखते हैं क्या, इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, सो दैट फाइनल इमेज उसी साइड बन जाती है। इट इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट, इट इज मैग्नीफाइड विद रेस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट इमेज। और यहां कहीं फाइनली ऑब्जर्वर रहता है जिसके पास फाइनली रिफ्रैक्टेड रेज पहुंचती है। क्लियर है? एक दो बातें बस इसमें ध्यान रखनी है अपने को, क्या कि साहब जो मिरर है उसको हम एग्जैक्टली वर्टिकल क्यों नहीं रखते हैं, किसी थीटा वीटा पे क्यों रखते हैं? ठीक है, क्योंकि फिर अगर तुमने एग्जैक्ट वर्टिकल रख दिया तो इसका जो फाइनल इमेज होगा यहीं बन जाएगा। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं भाई, इसका पर्पस क्या है कि इससे आने वाली जो रेज हैं वो यार इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके आईपीस पे पड़े बिल्कुल सीधा कर देगा तो यार यहाँ पे इमेज नहीं बना देगा। ये सुनो, इधर देख क्या बोला। मान लो आपने साहब ऐसा सेटअप डाल दिया, है कि नहीं? फंडा क्लियर करना है यार, रटन नहीं है चीज़ों को, है कि नहीं? जैसे मान ले इसने ये किया, खचाक गया, ठीक है, तो यार ये तो ऐसे केस में यहीं पे रेस को बैंड करा देगा। आई पीस तो यार इंतजार करता रहा, कोई तो आए, मैं इमेज को मैग्नीफाई करूं, इसलिए उसको थोड़ा सा टेढ़ा रख देता है, सो दैट रेस जो है इससे लड़के फाइनली आई पीस तक पहुंच जाए। ये फंडा है नंबर 1। नंबर 2, न्यूटोनियन टेलीस्कोप के साथ साहब डिफिकल्टी ये रही, उसकी लिमिटेशन ये रही कि जो इमेज बन रही थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस इमेज नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो रेज हैं वो यार यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। भाई एक बात बताएं यार, ये वाली रे आ रही है, ठीक है, पहुँच जाएगी, ये वाली रे आ रही है, पहुँच जाएगी, ये वाली रे आ रही है, व्हाट अबाउट दीज रेज? दीज रेज आर ऑब्स्ट्रक्टेड दीज रेज आर ऑब्स्ट्रक्टेड। ये तो यार यहीं से लड़के यहीं पे वापस चली गई, ये तो यार इस कॉन्केव तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, तो ये तो अपना पर्पस सर्व कर ही नहीं पा रहा है। तो नो डाउट इमेज बनेगी, लेकिन यार उसकी इंटेंसिटी कम थी। अब आप बोलोगे साहब इनको हम कम कर सकते हैं, अपर्चर कम कर देगा, लेकिन यार कितना करेगा? थोड़ा बहुत तो यार ऑफसेट करेगा ही करेगा। तुमने बोला साहब इतना बड़ा हम नहीं लेते हैं, हम छोटा सा ले लेते हैं तब भी यार इतना पार्ट तो ऑफसेट हो ही गया ना भाई ये फंडा है दोस्त, इतना पार्ट तो आप तब भी ऑफसेट कर ही पाओगे, ये रेस तो कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इमेज थोड़ी सी डल थी, तो इसी न्यूटोनियन टेलीस्कोप को मॉडिफाई किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था क्या, कैसेग्रेन। तो कैसेग्रेन ने क्या यहां पे ट्रिक यूज की, उस पर आते हैं। तो यहां पे कैसेग्रेन साहब ने क्या किया, उन्होंने पैराबोलिक कॉन्केव मिरर तो लिया ही लिया, बस न्यूटन साहब ने जो प्लेन मिरर लिया था उसको उन्होंने रिप्लेस करा दिया बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये बस एक स्लाइड चेंज आया, बाकी रहा सेम। ठीक है, क्या बोला? ध्यान से है ना, रे डायग्राम अच्छे से पकड़े यार, रे डायग्राम अपने को अच्छे से समझना है। ध्यान रखें, यहाँ पे जो भी हम लोग मिरर यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, पैराबोलिक मिरर है। क्यों? टू अवॉइड स्फेरिकल एबरेशन। क्या है? तो ये सब हो गया अपना पैराबोलिक एंड कॉन्केव मिरर। बस ये छोटा सा एक चेंज है।
न्यूटन साहब ने यहाँ पे क्या लगाया था, प्लेन मिरर, उसकी जगह इन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखें, ऑब्जेक्टों की साहब अपने पास दो यूनिट्स हैं, क्या हैं, देयर आर टू यूनिट्स, ऑब्जेक्टों की दो यूनिट्स हैं, एक पैराबोलिक कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्टों का काम सिर्फ और सिर्फ लाइट को इकट्ठा करना है, लाइट को एक पॉइंट पे कलेक्ट करना है, दैट्स इट। इमेज को मैग्नीफाई करने का काम आईपीस का है, वो मैग्नीफाई कर देता है, क्योंकि हम हमेशा आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट को चिपका देते हैं कहाँ पे, इन बिटवीन ऑफ एंड ओसी, सो दैट इमेज जो है आपकी मैग्नीफाई बन जाती है, उसी साइड बन जाती है, वर्चुअल बन जाती है, रेक्ट बन जाती है, मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफाइंग का काम करता है ये आईपीस। ऑब्जेक्टों का सिर्फ पर्पस रहता है टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉनकेव है, हम टेलीस्कोप को यूज ही कर रहे हैं किसके लिए, टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, चांद देख रहे हैं, है कि नहीं जुपिटर चाचा देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे जाएंगी, फोकस पे। ठीक है भाई, रुको रुको रुको, तो ये सब सारी की सारी लाइट्स कहाँ पे गिरी आके, ये सारी की सारी लाइट पास होगी फोकस से, कहाँ से पास होगी साहब, तो फोकस से सब पास होगी, कहाँ से पास होगी, तो फोकस से पास होगी। ठीक है, कहाँ से पास हो रही है, ठीक है भाई, फोकस से पास हो रही है। पैरेलल आई कहाँ से, फोकस से, पैरेलल आई कहाँ से, ठीक है भाई। अब ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, यहाँ पे इन रेस को कन्वर्ज करा देता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, इन सारी की सारी रेस को कन्वर्ज कराएगा। कैसे कराएगा, क्यों कराएगा, अभी चर्चा करेंगे, है ना, थोड़ा पेशेंस समझें। यहाँ पे हम एक छोटा सा ओपनिंग दे देते हैं, एक छोटा सा स्मॉल होल कर देते हैं। जो कॉनकेव मिरर है इसमें साहब एक छोटू सा होल कर देते हैं, ये कहानी है। क्यों कर देते हैं, सो दैट इसने जो रेस कन्वर्ज की हैं वो आसानी से यहां तक पहुंच जाएं, ये कहानी है, ये फंडा है। और यहां कहीं पे वो रख देता है आईपीस, यहां पे साहब क्या बैठा देता है, ये अपना आईपीस बैठा देता है, ये कहानी है। यहां पे क्या बैठा देता है, तो यहां पे साहब आईपीस बैठा देता है, राइट। लाइट उसने सारी की सारी यहां पे इकट्ठा कर ली, उसके आगे का जो पर्पस है वो ये सर्व कर देगा। इसका पर्पस क्या है, इमेज को मैग्नीफाई करना है इस तरह से। तो इसके बाद रेज जो है इस आईपीस पे गिरती हैं, दिस इज अवर आईपीस, ये कहानी है। और आईपीस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फाइनली यहाँ कहीं ऑब्जर्वर बैठा होता है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। जब सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रेस ऑब्जर्वर तक पहुँचेंगी तभी तो ऑब्जर्वर को फाइनल वाला इमेज दिखेगा। अब इसमें यार एक छोटा सा सवाल आया, सवाल ये आया है कि नहीं, नेचुरल सा क्वेश्चन है, तुम्हारे मन में है, आ सकता है क्या, कि साहब हम तो पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है रेस को यार कन्वर्ज कैसे करा रहा है है कि नहीं, रेस को कन्वर्ज कैसे करा रहा है, मतलब आई एम आस्किंग यू। देख, तो फंडा यहाँ पे ये आया, फंडा यहाँ पे साहब क्या आया, सब लोग थोड़ा ध्यान देना। फंडा बड़ा छोटा सा है, सिंपल सा है, देख उल्टा सोच उल्टा सोच, एवरीवन सी दिस, वेट 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 यार, एक बार बता, सोच के बता, अगर मैं यार रे यहां से ले जाता तो क्या ये डाइवर्ज करा देता, लाइट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इस इंसिडेंट के लिए ये रिफ्लेक्टेड है उल्टा, इस इंसिडेंट के लिए ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब फंडा क्लियर हुआ। एक एक चीज बहुत अच्छे समझ यार, है ना, रटना नहीं है अपने को। इधर देख एवरीवन सी दिस, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, ये फंडा है दोस्त। क्या बोला कि मान लें रे आपकी ऐसी जा रही है, तब तो यार वो डाइवर्ज करेगा भाई। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं साहब यहाँ कहीं है, और उसका जो नॉर्मल है यहाँ कहीं से पास कर रहा है कि नहीं। जो नॉर्मल होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, ये फंडा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो यार इस इंसिडेंट का करस्पॉन्डिंग ये रिफ्लेक्टेड रे, उल्टा सोचना भाई, इस इंसिडेंट का करस्पॉन्डिंग ये नहीं बन गई रिफ्लेक्टेड रे ये है एज अ लाइट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसलिए तो ऐसा मत सोचें कि यार इस पर गिरेगी तो यार ये तो डाइवर्ज करनी चाहिए, ये कन्वर्ज कैसे कर गई, ना 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 ना, आप दिमाग लगाएं यार, रे ऐसे आएगी तो यार ऐसे क्यों डाइवर्ज होगी भाई नॉर्मल तो यहाँ रह गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बड़ा थोड़ी होगा। अगर चलो मान लिया जाए तुम्हारी बात कि साहब डाइवर्ज करा दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो गया, इट विल वायलेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डाइवर्ज करेगा ही नहीं, वो कन्वर्ज कराएगा फिर, ये फंडा है समझ आ रहा ना, दिस इज द आइडिया। तो इस इंसिडेंट का करस्पॉन्डिंग यही हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, तो ऐसा मत सोचें, समझ में आ गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग डेफिनेटली ये कन्वर्ज कराएगा, इसके करस्पॉन्डिंग डेफिनेटली वो कन्वर्ज कराएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टो, दोनों ऑब्जेक्टों से मिलके है ना, ये दोनों ऑब्जेक्टों की यूनिट है, इन दोनों ने मिलके अच्छी खासी यहाँ पे लाइट कलेक्ट कर ली है, क्लियर है। उसके बाद इसकी जो इंटरमीडिएट इमेज है, उसके बाद की कहानी वही है जो हम लोग नॉर्मल टेलीस्कोप में पढ़ते हैं, क्या इसको इस तरह से डिस्प्लेस करते हैं सो दैट जो इंटरमीडिएट इमेज है वो लाई करता है बिटवीन एफ एंड ओसी, सो दैट द फाइनल इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड विद रेस्पेक्ट टू द इंटरमीडिएट इमेज। क्लियर है, क्लियर है, छापते चलें। तो दोनों तरह के जो टेलीस्कोप्स हैं, चाहे न्यूटोनियन है या फिर कैसेग्रेनियन है, इन दोनों में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल है, स्ट्रक्चर है और रे डायग्राम है, और जनरली यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है। क्लियर, उसका बस प्रिंसिपल लिख देना, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो बस लिख देना, और रे डायग्राम छाप के है ना, दैट्स इट। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।